बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट 1 का आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने पीरा एक्ट 2024 और पीरा एक्ट 2025 जो है वो डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं पीरा एक्ट से रिलेटेड कवर करवाने की कोशिश की है। और आज 51 से लेकर 100 तक जो MCQs होंगे ये होल्डिंग और प्राइस कंट्रोल एक्ट से मुतालिक होंगे और रोज़ाना बेसिस पर जो है इसका टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। और इसके लिए आपको जो है इसी नंबर पे मैसेज करना होगा और साथ में हम आपको जो है वो लिंक भेजेंगे और उस लिंक के जरिए आप ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। होल्डिंग एंड प्राइस कंट्रोल एक्ट। तो पहला हमारा MCQ है, व्हाट इज द प्रॉपर टाइटल ऑफ दिस एक्ट। के यहाँ पर दिस एक्ट से मुराद बेसिकली होल्डिंग एक्ट है। तो होल्डिंग एक्ट का जो प्रॉपर टाइटल है वो क्या है आप बता देंगे, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020, यानी कि पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 अल्फा जवाब आएगा। याद रखिएगा ये कानून 11 अगस्त 2020 को पंजाब में नाफिज किया गया ताकि ज़रूरी अशिया की ज़खीरा अंदोज़ी जो है होल्डिंग को रोका जा सके। शुरू में एक ऑर्डिनेंस के तौर पर यह जारी हुआ था और बाद में जो है इसको एक बाकायदा एक्ट की शक्ल जो है वो देकर मंजूर कर दिया गया था। इसलिए पहले MCQ का जवाब जो है वो अल्फा है। दूसरा है, वेयर डज होल्डिंग एक्ट अप्लाई। ये जो होल्डिंग एक्ट है ये कहाँ नाफिजुल अमल है। अब देखें ये कानून पंजाब का है तो पूरे के पूरा जो सूबा पंजाब है उस पर जो है ये नाफिज है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, होल ऑफ द पंजाब ओनली डेल्टा। पाकिस्तान के हर सूबे ने अपने हिसाब से जो है वो सूबाई कानून साजी या प्रोवेंशनल लेजिस्लेशन जो है उसके तहत मुख्तलिफ कानून बनाए हैं। तो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होता है, पंजाब पे लागू होता है जी। तो व्हेन वाज द होल्डिंग एक्ट इनएक्टेड। तो होल्डिंग एक्ट जो है मैं अभी भी आपको बता के आया हूं, होल्डिंग एक्ट 11 अगस्त 2022 जो है, सॉरी अपना होल्डिंग एक्ट जो है 11 अगस्त 2020 को नाफिज किया गया। यहाँ 11 अगस्त 2020 आएगा। 11 अगस्त 2020 जो है इसको क्या किया गया, नाफिज किया गया। तो डेल्टा जो है वो ठीक कर लीजिएगा, वो 11 अगस्त 2020 होगा। और क्योंकि ये कानून कोविड-19 के दौरान जरूरी अशिया जो थी उनकी जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कोविड-19 में मार्केटें बंद थी तो जो अपने हमारे अजनास थे, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात थी उनकी किल्लत हो गई। इसलिए इस कानून को बनाया गया ताकि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको क्या किया जाए, उनको जो है वो मेंटेनेंस की तरफ लाया जाए। हु इज द डीम्ड अ डीलर अंडर दिस लॉ, यानी इस कानून के तहत डीलर जो है वो किसको कहा गया है। तो याद रखिएगा होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है ये भी डीलर है, जो अपना क्या है रिटेलर है ये भी डीलर है। इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो बोथ A एंड B आएगा। यानी कि इस एक्ट के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और रिटेलर है, इन तीनों को क्या कहा गया, डीलर कहा गया। याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर वो शख्स या कंपनी है जो सामान तैयार करती है, होलसेलर वो है जो सामान की बड़ी मिकदार में खरीद जो है कर उसको आगे क्या करते हैं, फिरोख्त करते हैं। और रिटेलर जो है जो अवाम को बराह रास्त सामान फिरोख्त करते हैं। तो डीलर का लफ्ज जो है इन तमाम तबकात पर लागू होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर चार्ली आएगा, यानी बोथ A एंड B। हु इज द ऑफिसर परमिटेड टू द एक्ट अंडर दिस एक्ट। इस कानून के तहत कार्रवाई का अख्तियार जो है वो किस ऑफिसर को दिया गया है, ए लोकल शॉपकीपर, एनी पुलिस ऑफिसर, एनी आर्मी ऑफिसर। तो याद रखिएगा आमतौर पर जो है इसमें जो बेसिकली अख्तियार है वो पर्सन के पास है जिसमें डिप्टी कमिश्नर या दूसरा जो ऑफिसर है अथोराइज्ड ऑफिसर उसके पास ये चार्ज है।
इसलिए हम क्या कहेंगे, इस कानून के तहत कार्रवाई का अख्तियार जो है वो डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी या इनके एथोराइज्ड ऑफिसर को जो है वो हासिल है। डिप्टी कमिश्नर बेसिकली जिले का आला तरीन इंतजामी अफसर जो है वो होता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का टॉप पॉइंट कहते हैं, जो कानून नाफिज करने, अमन व अमान और रेवेन्यू के मामलात की निगरानी करता है। डीसी किसी दूसरे अफसर को भी जो है इसका अथोराइज कर सकता है और ताकि वो इस कानून के तहत क्या करे, कार्रवाई कर सके। हाउ लॉन्ग कैन वन स्पेंड इन जेल ऑन अ होल्डिंग कन्विक्शन, यानी जखीरा अंदोजी के जुर्म में किसी को कितने साल तक कैद हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जखीरा अंदोजी के जुर्म में किसी को जो है वो 3 साल तक जो है वो कैद हो सकती है। और इसके साथ जो है वो जुर्माना भी आयद किया जाता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे एमसीक्यू में दूंगा। और जुर्माना भी काफी हैवी होता है, यानी जो जखीरा शुदा अशिया है ना, उनकी मालियत का 50% जो है वो जुर्माना हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जखीरा शुदा चीजें जो है वो 1 लाख रुपए की हैं तो 50,000 जुर्माना हो सकता है। अगर जखीरा शुदा चीजें जो है 1 करोड़ की हैं तो 50 लाख रुपए जो है वो जुर्माना हो सकता है, यानी कि जखीरा शुदा चीजों का 50%। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द फाइन या मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ द होल्डिंग, जखीरा अंदोजी पर जुर्माना फाइन कितना है। तो मैंने आपको बताया कि जखीरा अंदोजी पर जो फाइन है वो बेसिकली होल्डिंग एटम्स का, जखीरा शुदा एटम का कितना है, आधा है। तो अगर जो है अभी मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए का सामान किसी ने छुपाया है तो उस पर जुर्माना कितनी होगा, तो उस पर जो है वो 5 लाख तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी, विच बिकम ऑफ द थिंग्स दैट आर सीज्ड ड्यूरिंग द सर्च, यानी तलाशी के दौरान कब्जे में जो ली गई अशिया हैं उनके साथ क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा उन्हें जो है वो दे आर केप्ट पेंडिंग इन द ट्रायल, दे आर इनहेलेटेड एट वंस, दे कैन बी सोल्ड एट ऑक्शन। जी बेटा, दे कैन बी सोल्ड एट ऑक्शन, उन्हें जो है वो नीलाम कर दिया जाता है या नीलामी के जरिए से फिरोख्त कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक अगर किसी के कब्जे से सामान बरामद हो जाए तो वो जब्त कर दिया जाता है और ऐसी अशिया को हुकूमत जो है वो ऑक्शन के जरिए से फरोख्त कर सकती है ताकि अवामी जरूरत को पूरा किया जा सके या नुकसान से जो है वो बचा जा सके। नेक्स्ट है जी, हाउ लॉन्ग अ ट्रायल टेक अकॉर्डिंग टू होल्डिंग एक्ट, होल्डिंग एक्ट के मुताबिक मुकदमे को कितना दिनों में जो है निपटाना जरूरी है। तो याद रखिएगा इसके लिए जो दिन तय हुए हैं वो बेसिकली 30 डेज है, यानी कि पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 के तहत अदालतों को हिदायत दी गई है कि वो जखीरा अंदोजी के मुतालिक जो मुकदमात है वो 30 दिन तक 30 डेज के अंदर अंदर जो है उनको क्या करें, मुकम्मल करें। ये शर्त इसलिए रखी गई ताकि इंसाफ में ताखीर ना हो और अवामी मफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ जल्दी से जल्दी यकीनी बनाया जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट बिकम ऑफ द मनी यूज्ड इन द ऑक्शन इन केस एक्यूज्ड डीलर इज एक्विटेड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर मुलजिम या डीलर बरी हो जाए तो नीलामी से हासिल होने वाले पैसों का क्या होता है। तो याद रखिएगा डीलर को उसकी रकम के साथ जो है वो क्या किया जाता है। तो इसको समझने की बात है, अगर सपोज करें डीलर बेगुनाह था, डीलर जो है वो वापस आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, डीलर रिसीव्स बैक द मनी एंड एनी प्रॉफिट मेड। अगर डीलर बरी हो जाए तो उसकी अशिया जब्त रखने का कोई जवाब नहीं है और वो अशिया मुकदमे के दौरान ऑक्शन जो नीलाम कर दी गई होंगी तो डीलर को वो रकम वापस मिलती है और जो नीलामी से हासिल होती थी, और इसके साथ जो है हुकूमत उसको नफा देने की भी पाबंद है। यानी हुकूमत ऐसी सूरत में ये रकम अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि जुर्म साबित ना होने पर वो शख्स अपनी मलकियत वापस लेने का हकदार होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, जवाब क्या आएगा, अल्फा। What is the place where convicted person can appeal according to the holding act? होल्डिंग एक्ट के मुताबिक जो कन्विक्टेड पर्सन है वो कहां जाके अपील कर सकता है। तो याद रखिएगा कन्विक्टेड पर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें उनके पास जाकर अपील कर सकता है। तो होल्डिंग एक्ट के मुताबिक जो सजा याफ्ता शख्स है वो अपील दायर कर सकता है कितना दिनों में, 30 दिनों में। याद रखिएगा
नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से मुताल्लिक है, इन व्हाट टाइम कैन अ पर्सन अपील, तो पर्सन जो है वो 30 दिनों में अपील कर सकता है। तो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट के मुताबिक कोई भी शख्स अदालत के फैसले या सजा के खिलाफ 30 दिन 30 डेज के अंदर जो है वो अपील दायर कर सकता है, और ये अपील जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश की जाती है, जो आमतौर पर इसको फिर 30 दिन के अंदर निपटा देता है। पीस से अपना अपील करने का जो अख्तियार है, जो दायरा कार है, वो भी 30 दिन का है, और इसको निपटाने का जो दायरा कार है, टाइम है, वो भी 30 दिन का है। अपील पर फैसला करने की आखिरी मुद्दत कितनी है, तो याद रखेंगे अपील पर फैसला करने की जो आखिरी मुद्दत है उसी से रिलेटेड है, वो भी 30 ईयर्स है। यानी कानून के मुताबिक अपील पर फैसला 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो दे देना चाहिए। इसका मकसद वही है ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जाए, ताकि ताखीर जो है इससे बचा जाए। व्हाट इज द रिवार्ड टू बी इन्फॉर्मर हुज इन्फॉर्मिंग रिजल्ट इन अ कन्विक्शन, उस शख्स को क्या इनाम दिया जाएगा जिसकी इतला पर किसी को सजा हो जाएगी। तो याद रखिएगा उसको मुकदमे में जो हासिल शुदा अमाउंट है उसका 10% दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ द मनी विच गवर्नमेंट obtain एज अ रिजल्ट ऑफ द केस, उसका 10% जो है वो इतला देने वाले को, रिकवरी करने वाले को जो है वो एक के इनाम के तौर पर दिया जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कभी कभी जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ में मुकर्रर रकम भी दी जाती है, और आम तौर पर जो है ये ज्यादातर केसेस में असल इनाम का, असल की कीमत का कितना होती है, 10% होती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल एन ऑफिसर डील टू नीड अ डीलर, अफसर को डीलर से किस नोयत की मालूमात दरकार होती हैं। तो याद रखिएगा अफसर को बेसिकली डाटा चाहिए होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो सिंपल और वाज़ेह एमसीक्यू है, चार्ली जवाब आएगा, यानी कि अफसर से वो तमाम मालूमात मांग सकता है जो पैदावार से मुतालिक, दरामद बरामद से मुतालिक, जखीरा से मुतालिक, फिरोख्त से मुतालिक, तकसीम से मुतालिक होती हैं, क्योंकि ये मालूमात कानून की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द पनिशमेंट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन आर कंसीलिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन। यानी यूं है कि अगर कोई शख्स गलत मालूमात दे या स्टॉक छुपाए तो फिर क्या सजा होगी। तो याद रखिएगा हम अभी भी बात कर रहे थे, तो फिर उस पर जो है वो काफी बड़ी सजा हो सकती है, यानी कि उसमें जुर्माना भी था 3 साल का, 3 साल कैद भी थी, और इसके अलावा जो है वो 1 मिलियन रुपए तक जो है वो जुर्माना जो है वो हो सकता है। इसलिए जवाब क्या आएगा, इन दोनों को मिलाकर देखें, डेल्टा में है ना सिंपल इम्प्रिजनमेंट कि उसको सिर्फ सजा हो सकती है, लेकिन ये सजा 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। और अ फाइन नॉट मोर देन 1 मिलियन रुपी, और फाइन जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। Who can establish new rule in this होल्डिंग एक्ट, होल्डिंग एक्ट के मुताबिक जो नए रूल्स हैं वो कौन बनाता है। तो याद रखिएगा रूल जब भी बनाने की बात आएगी तो ये अख्तियार, ये दायरा कार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। यानी मैं यूं कहूं कि सेक्शन के मुताबिक गवर्नमेंट जो है को ये, अच्छा ये बताया किस सेक्शन में गया, ये नोट कर लीजिएगा, ये सेक्शन 14 के मुताबिक, सेक्शन 14 के मुताबिक हुकूमत जो है इसको अख्तियार हासिल है कि वो कानून के मकासद को पूरा करने के लिए नए कवायद बनाए, और हुकूमत को ही ये अख्तियार हासिल है कि किसी दूसरे इदारे या अफसर को भी वो डेलीगेट कर सकती है कि आप इसमें हमारी क्या करें, रहनुमाई करें, हेल्प करें। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरिंग द लिस्ट ऑफ एटम दैट फॉल अंडर दिस एक्ट, क्या हुकूमत इस कानून के तहत शामिल अशिया की फहरिस्त में तब्दीली कर सकती है। तो याद रखिएगा जी हाँ, हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो अशिया शामिल भी कर सकती है और वो डिलीट भी कर सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये उस वक्त लोगों की नीड पर डिपेंड करता है। यानी हुकूमत को ये अख्तियार हासिल है कि वो वक्तन फवक्तन अशिया की फहरिस्त में इजाफा या कमी कर सकते हैं। यानी किसी नई चीज को शामिल करना या किसी मौजूदा चीज को निकालना हुकूमत के फैसले पर ही क्या है, मुनहसर है। नेक्स्ट है जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, इज टी आ गुड कवर्ड बाय दिस एक्ट, क्या चाय इस कानून के तहत शामिल है।
तो आप याद रखिएगा कि चाय जो है बिल्कुल इस कानून के तहत शेड्यूल में जो है वो शामिल है, इसलिए हम कहेंगे यस टी इज फिक्स्ड एटम इन द शेड्यूल ऑफ एक्ट। तो वो 20 30 40 एटम्स हैं, 41 है मेरे ख्याल में, जिनकी हुकूमत ने फहरिस्त बनाई है, और उस फहरिस्त में टी जो है इसको एक बुनियादी मकाम हासिल है। प्रिवेंशन एक्ट के मुताबिक चाय को जो है इसमें शामिल किया गया है, ये किसी खास किस्म की ग्रीन या इंपोर्टेड तक महदूद नहीं है, बल्कि हर किस्म की चाय जो है वो इसी कानून के दायरे कार में आती है। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाज इनएक्टेड बाय, तो याद रखिएगा पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है ये कब इनेक्टेड किया गया, तो इसकी मंजूरी जो है वो कब दी गई, तो याद रखिएगा वो 14 जून 2024 है, यानी कि 14 जून 2024 याद रखिएगा 2024 के अंदर ये नाफिज किया गया। अब यहाँ कुछ बातें जो है वो याद करने वाली है। पहली बात जो याद करने वाली है वो ये है कि पंजाब असेंबली ने इसको मंजूर किया था 10 जून को। पंजाब असेंबली ने इसको 10 जून को जो है वो मंजूर किया था, और पंजाब गजेट में इसको जो है वो शाया किया गया कब, इसको जो है वो 14 जून को गवर्नर की मंजूरी के बाद जो है वो शाया किया गया। नेक्स्ट है जी, द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू, इस एक्ट का यानी प्राइस कंट्रोल एक्ट का बुनियादी मकसद क्या है, इसका जो बुनियादी मकसद है बेटा वो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड प्रिवेंटिंग प्रॉफिटिंग, यानी कीमतों के तयन का निजाम फराहम करना और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ जो है एक लाहे अमल बनाना। बेसिकली प्राइस कंट्रोल और नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी से बचाव का एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि जरूरी अशिया की कीमतों का तयन किया जाए, मुनाफाखोरी को रोका जाए, अवाम को मुनासिब नरखों पर अशिया जो है वो फिरोख्त की जाए। नेक्स्ट है जी, कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज इज डेजिग्नेटेड बाय होम अंडर द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024, यानी पंजाब प्राइस कंट्रोल के मुताबिक कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लायर के किसके जरिए से मुकर्रर किया जाता है, तो याद रखिएगा दिस इज ड्यू टू द मुतलका जिले के डिप्टी कमिश्नर के जरिए से, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी इस एक्ट के तहत हर जिले में डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज के तौर पर जो है वो मुकर्रर किया जाता है, जो अपने जिले में तमाम अख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। When did the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024 come into force, यानी कि पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है ये कब नाफिज अमल हुआ, यानी नोटिफाइड डे के फौरन बाद नाफिज अमल हुआ, यानी इसमें ज्यादा देर नहीं लगी, इसलिए इसमें ज्यादा लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा। तो हम क्या जवाब देंगे कि ये एट वंस जो है यानी फौरन जो है ये क्या हुआ, अमल में लाया गया, इसके लिए महीनों का इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ा। बीटा जवाब आएगा कि जैसे ही गवर्नर ने मंजूरी दी तो फौरन इसको पंजाब गजेट में शाया किया गया, और जैसे ही पंजाब गजेट में शाया हुआ तो फौरन जो है इसको क्या कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है जी। द प्राइस कंट्रोल काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन, ये जो प्राइस कंट्रोल काउंसिल है किस सेक्शन के तहत कायम की गई, तो याद रखिएगा ये सेक्शन 3 के तहत जो है प्राइस कंट्रोल काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया, जो जरूरी अशिया की कीमतों फराहमी को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है अहकामात जारी करती है। इंपॉर्टेंट है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्राइस कंट्रोल काउंसिल, प्राइस कंट्रोल काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, तो याद रखिएगा जो भी मिनिस्टर हो इंडस्ट्रीज का, कॉमर्स का, इन्वेस्टमेंट का एंड स्किल डेवलपमेंट का, वो चेयरपर्सन जो है वो हो सकता है। यानी प्राइस कंट्रोल काउंसिल का चेयरपर्सन वजीर सेहत, तिजारत, सरमायाकारी, महारत की तरक्की जो है बेसिकली रखने वाला, स्किल डेवलपमेंट रखने वाला जो है वो हो सकता है। वजीर आला की जानिब से नामजद नुमाइंदा जो है वो भी इसके लिए अहल है, और दीगर अराकीन में वजीर खुराक है, वजीर ज़राअत है, चीफ सेक्रेटरी है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन ग्रांट द पावर टू मेक ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग प्राइस प्रोडक्शन एंड सप्लाई, तो याद रखिएगा ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर आता है। सेक्शन 4 के तहत जो है काउंसिल को अख्तियार है
कि वो कीमतों और अशिया की फराहमी को मुनज़्ज़म करने के अहकामात जारी करे। सेक्शन 4, ए डिप्टी कमिश्नर एक्सरसाइज द पावर ऑफ द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल इन हिज, डिप्टी कमिश्नर सूबाई कंट्रोलर जनरल के अख्तियारात कहाँ इस्तेमाल करता है? तो याद रखिएगा, ये इस्तेमाल करता है अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने मुतलका जिले में। यानी बेटा डिप्टी कमिश्नर अपने मुतलका जिले में सूबाई कंट्रोलर जनरल के अख्तियारात इस्तेमाल करता है ताकि कीमतों और जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। विच सेक्शन सप्लाई, विच सेक्शन स्पेसिफिकली डील विद द फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कौन सा सेक्शन लाजमी अशिया की कीमतों के तयन से मुतालिक है? तो याद रखिएगा वो बेसिकली सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 के मुताबिक कंट्रोलर जनरल गजेट नोटिफिकेशन के जरिए से जो आमतौर पर लाजमी अशिया हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो कीमत मुकर्रर कर सकता है। तो ये किस में बताया गया है? वो सेक्शन 6 के अंदर बताया गया। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, ए पर्सन सेलिंग एसेंशियल कमोडिटीज मस्ट डिस्प्ले द लिस्ट और फिक्स्ड प्राइस। अब ये बड़ा सिंपल एमसीक्यू है कि सेक्शन 7 के मुताबिक लाजमी अशिया फिरोख्त करने वाला जो शख्स है मुकर्रा कीमतों की फहरिस्त जो है वो कहाँ आवेजा करेगा, कहाँ रूनुमा करेगा? तो याद रखिएगा उसको अपने जो सबसे ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस होगी, आया नुमाया जगह होगी, अपने सेल पॉइंट की सबको दिखाई देने वाली जगह, जैसे ही कोई बंदा दुकान वगैरह में इंटर होगा तो उस पर वो जो है क्या करेगा, लगाएगा। यानी एट अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ हिज सेल पॉइंट, अपने सेल पॉइंट की नुमाया जगह पर। मैंने ये कहा कि सेक्शन 7 जो है वो हमें बताता है कि जो लाजमी अशिया बेचने वाला शख्स है वो अपनी फिरोख्त की जगह जो है वो आमतौर पर उस जगह पर मुकर्रर कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर अवेजा करेगा जहां पर खरीदार जो है वो आसानी से उसको पढ़ सके, उसको देख सके। इफ एन एक्यूज्ड पर्सन इज एक्वेटेड आफ्टर देयर सीज्ड गुड्स आर सोल्ड द सेल प्रोसीड्स आर, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी शख्स को जो है वो बरी कर दिया जाए और जब्त शुदा सामान पहले ही फिरोख्त हो चुका हो तो फिरोख्त की गई जो रकम है उसके साथ जो है वो बेसिकली क्या होगा? तो याद रखिएगा वो बेसिकली रिलीज्ड टू द एक्यूज्ड पर्सन, उस शख्स को वापस कर दी जाएगी। इस पर हम अभी भी काफी सारी बहस कर चुके हैं कि अगर मुल्जिम बरी हो जाए और जो जब्त शुदा माल की फिरोख्त से हासिल होने वाली रकम होगी वो रकम क्या कर दी जाएगी? वो रकम जो है वो वापस कर दी जाएगी क्योंकि अब उस पर हुकूमत का अख्तियार जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है जी, द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्राविनिंग एन ऑर्डर अंडर द एक्ट कैन बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। यानी कि जो कोई भी इस एक्ट के तहत जारी करदा हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे 3 साल तक कैद जो है वो हो सकती है और साथ में जो है 0.5 मिलियन 5 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। याद रखिएगा द मैक्सिमम फाइन ऑफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंस अंडर द एक्ट जो है इज, तो पहली बार अगर कोई एक्ट करेगा तो फिर कितना फाइन होगा? इसका फाइन जो है 500,000 रुपीज मीन 0.5 मिलियन, या मैं आसान अल्फाज में कहूं तो 5 लाख रुपए। पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज एक्ट के मुताबिक पहली बार जुर्म पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है वो 5 लाख रुपए हो सकता है। फॉर द सेकेंड कन्विक्शन अंडर द एक्ट इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट लेस देन, अगर जो है वो बंदा दूसरी बार क्या करेगा, कन्विक्शन करेगा, तो फिर उसके लिए सजा कैद की शक्ल में उसको मिलेगी और ये जो सजा है वो नियर अबाउट 1 month तक होगी। डेल्टा कि अगर कोई शख्स दूसरी बार ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करता है, मुजरिम ठहरता है, तो उसे कम से कम 1 माह की सजा जो है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट है जी, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आर, तो जो इस एक्ट है के तहत जराइम की जो नोयत है वो क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां जो भी जराइम है वो कोगनाइजेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे, यानी कि उनकी काबिल दस्त अंदाजी
पुलिस के जुमरे में आएंगे और नाकाबिले जमानत होंगे, उनकी जमानत जो है वो नहीं होगी। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कि इस एक्ट के जो जराइम हैं वो बेसिकली काबिले दस्त अंदाजी पुलिस और नाकाबिले जमानत जो है यानी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत अदालत से ही मुमकिन है। इसका मतलब ये है। द टाइम लिमिट टू अपील एन ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इज, तो डिप्टी कमिश्नर के जो ऑर्डर हैं उनके खिलाफ अपील करने का की मुद्दत जो है वो कितनी है, तो आप बताएंगे अपील करने की मुद्दत जो है वो 7 कैलेंडर डेज है। यानी कि होल्डिंग एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है जी, अपील अगेंस्ट एंड होल्डिंग ऑफ प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल लाइज विद द, यानी यहां ये बताया गया है कि जो सूबाई कंट्रोलर जनरल है ना, उसके हुक्म के खिलाफ अपील कहां की जाएगी, तो याद रखिएगा जो काउंसिल की तश्कील शुदा एपिलेट कमेटी है उसको जो है वो की जाएगी। इसका जवाब इसलिए आएगा चार्ली, यानी सूबाई कंट्रोलर जनरल के जो फैसले के खिलाफ अपील है वो काउंसिल को कायम करदा अपील कमेटी के पास जो है वो जाती है, जो दूसरा अपील का बहुत बड़ा फोरम जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है जी, द प्रोविजन इज इन सेक्शन 13 states that a person who buy an essential commodity for a personal consumption and not for sale, यानी इसमें यह बताया गया सेक्शन 13 के मुताबिक अगर कोई शख्स जाती इस्तेमाल के लिए लाजमी अशिया खरीदे तो उसे क्या समझा जाएगा, तो याद रखिएगा उसे मस्ट प्रोवाइड लेबिलिटी फॉर द लेसर पेनल्टी, तो उसको जो है जो मुआवने जुर्म है वो तस्वर नहीं किया जाएगा, उसको जो आमतौर पर इज नॉट डीम्ड टू बी अबिटेड, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, बीटा आएगा, यानी कि उसको जो है मुआवने जुर्म तस्वर नहीं किया जाए। सेक्शन 13 के मुताबिक जो शख्स लाजमी अशिया जाती इस्तेमाल के लिए खरीदे और फिरोख्त के लिए नहीं, तो उसे खिलाफ वर्जी का मुआविन जो है वो नहीं समझा जाएगा। याद रखिएगा जवाब इसका जो है वो बीटा आएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है जी, if a corporation contravenes the act who can deemed guilty, अगर कोई कारपोरेशन जो है इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करे तो किसको मुजरिम जो है वो करार दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा हर डायरेक्टर को, हर मैनेजर को और हर सेक्रेटरी को जो है वो इसका क्या कहलाएगा, वो इसका मुजरिम होगा। यानी अगर कोई कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके तमाम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सेक्रेटरीज वगैरह जो है वो कसूरवार करार दिए जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी के इंतजामी और अमली अमूर के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रोवाइडिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर कैन लीड टू द पनिशमेंट अंडर, यानी किसी हुक्म के तहत झूठा बयान देने पर सजा किस सेक्शन में बयान की गई है, तो याद रखिएगा इसका तायुन जो है वो सेक्शन नंबर 15 के अंदर किया गया है। पंजाब के होल्डिंग एक्ट 2020 के सेक्शन 15 के तहत झूठी या गलत मालूमात फराहम करना जो है ये जुर्म है और इसकी सजा 3 साल तक कैद या साथ में मैक्सिमम 1 मिलियन तक जो है वो फाइन हो सकता है। इन केस वेयर पोजेशन रिक्वायर अ लाइसेंस, द बर्डन ऑफ द प्रूविंग दैट हैज सच अ लाइसेंस इज ऑन, यानी अगर किसी शय की मलकियत के लिए लाइसेंस दरकार हो तो लाइसेंस होने का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किस पर होगी, याद रखिएगा ये जो जिम्मेदारी है ये बेसिकली एक्यूज्ड पे होगी, यानी कि मुलजिम पे होगी। ऐसे मुकदमा जहां लाइसेंस की जरूरत हो, मसलन असला है या इसके अलावा जो है असलिया के अलावा जखीरा अंदोजी के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, तो मुलजिम पर यह जिम्मेदारी ऐद होती है कि वो साबित करे इसके पास दुरुस्त लाइसेंस जो है वो मौजूद है कि नहीं है। इस्तिखासा सिर्फ गैर कानूनी कब्जा जो है वो साबित कर सकता है। नेक्स्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन फॉर एक्शंस टेकिंग इन गुड फेथ आर लीगली प्रोवाइडेड इन पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इन सेक्शन 18, यानी अच्छे इदारे से किए गए अमाल पर शहरियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किस सेक्शन के तहत जो है वो हासिल है,
यानी कोई गुड फेथ से किए गए अमाल पर जो है शहरियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किस सेक्शन में दिया गया है, तो वो याद रखिएगा सेक्शन 18 के तहत जो है उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिसके मुताबिक शहरी और सरकारी अफसरान जो है वो कोई भी उनमें से कानून से बालातर नहीं है। नेक्स्ट है जी, पावर ऑफ फ्रेम रेगुलेशंस इज विस्टेड इन द डैश अकॉर्डिंग टू द प्राइस कंट्रोल एक्ट। कीमतों के कंट्रोल के एक्ट के मुताबिक कवायद व ज़वाबित यानी रेगुलेशंस बनाने का अख्तियार जो है वो किसके पास है, तो याद रखिएगा वो काउंसिल के पास है। पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुताबिक याद रखिएगा कि किसके पास जो है ये अख्तियार है कि वो बेसिकली रेगुलेट करती है चीज़ों को, तो वो याद रखिएगा वो सारा अख्तियार जो है वो काउंसिल के पास है, चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से क्या करना, रेगुलेट करने का जो अख्तियार है। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर टू मेक रूल्स अंडर द एक्ट इज विस्टेड इन द, तो इस एक्ट के तहत रूल बनाने का अख्तियार जो है वो याद रखिएगा वो ऑलवेज भी गवर्नमेंट को है। इस एक्ट के तहत रूल्स बनाने का अख्तियार गवर्नमेंट के पास है। हुकूमत को यह अख्तियार दिया गया है कि वो कानून के नफाज के लिए क्या करें, जरूरी कवायद जो है वो अरेंज करें, बनाए। द एक्ट हैज एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर, यानी इस एक्ट की बालादस्ती जो है, ओवर राइडिंग इफेक्ट जो है वो किन कवानीन पर लागू होती है, तो आप कहेंगे जो भी ऑल अदर इनकॉन्सिस्टेंट इनएक्टमेंट्स हैं, यानी जो इससे अगेंस्ट है, इस कानून के हर वो चीज जो इसके अगेंस्ट है उस पर यह कानून क्या होता है, लागू होता है। एक्शंस टेकन अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस आर, मनसूख शुदा ऑर्डिनेंस के तहत किए गए इकदामात को क्या समझा जाएगा, तो याद रखिएगा डीम्ड टू बी टेकन अंडर द न्यू एक्ट, नए एक्ट के तहत किए गए इकदामात जो है वो तस्वर होंगे। यानी जब पुराना ऑर्डिनेंस खत्म करके नया एक्ट नाफिज किया जाएगा तो साबका तमाम इकदामात को आमतौर पर नए एक्ट के तहत तस्वर किया जाता है, बशर्त ये कि नए कानून में इसके बरअक्स जो है वो वाज़े हिदायत ना हो। द फाइनल अथॉरिटी ऑफ एन अपील अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर इज, डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ अपील आखिरी कौन सी अथॉरिटी जो है उनको की जा सकती है, तो आप बताएंगे डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ अपील जो है वो डिवीजनल कमिश्नर को की जा सकती है। यानी प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ अपील डिवीजनल कमिश्नर जो है इसके पास जाती है, जो फैसला बरकरार भी रख सकता है, तब्दील या मनसूख भी कर सकता है। द फाइनल अथॉरिटी ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल इज दी, यानी सूबाई कंट्रोलर जनरल के हुक्म के खिलाफ अपील की आखिरी अथॉरिटी जो है वो कौन है, तो आप बताएंगे अपीलेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल, यानी सूबाई कंट्रोलर जनरल के खिलाफ अपील जो है वो काउंसिल बनाई गई ताकि अपीलेट कमेटी के पास जो है वो जाती है, जिससे फैसला जो है वो हतमी और आखिरी समझा जाता है। नेक्स्ट है जी, द शेड्यूल इंक्लूड, शेड्यूल में क्या चीजें शामिल हैं, ए वाइड रेंज ऑफ फूड, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मेडिकल सप्लाईज, यानी ये सारी चीजें जो इंसान या इंसान की बुनियादी जरूरियात है उन सबको जो है वो शेड्यूल का हिस्सा बनाया गया है, उन सबको जो है वो शेड्यूल में शामिल किया गया है। सेकेंड लास्ट है जी, व्हाट इज द मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग प्राइस सीलिंग ऑन द एसेंशियल गुड, यानी जरूरी अशिया पर जो मुकर्रा कीमत है के नाफिज होने का फौरी असर क्या होता है, तो इससे काफी हद तक जो है वो शॉर्टेज में इसका जो है वो बड़ा असर पड़ता है। यानी जब कीमत जो है कानूनी हद से मुकर्रर की जाती है तो मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसके नतीजे में किल्लत जो है वो शॉर्टेज जो है वो पैदा हो सकती है। ये एक इसका जो है आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट है, बट दिस साइड इफेक्ट इज नॉट मच, क्या कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली टेम्परेरी। व्हाट इज इलीगल मार्केट व्हेन गुड्स आर सोल्ड अबव द लीगल प्राइस, वो गैर कानूनी मंडी, वो गैर कानूनी जगह जहां पर अशिया मुकर्रा कीमत से ज्यादा कीमत पर फिरोख्त होती हैं, उस गैर कानूनी मंडी को हम क्या बोलते हैं, हम नाम देते हैं ब्लैक मार्केट का। ब्लैक मार्केट बेसिकली वो गैर कानूनी मार्केट है
जिस जहां पर अशिया को कानून में मुकर्ररा कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मॉक टेस्ट 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।